नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, अभी हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसी श्रृंखला का आज ये अपना तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो मेरा ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियसली वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, कै शिक्षण विधि समन्वय विधि नामना अपि ज्ञायते, यानी कि कौन सी शिक्षण विधि है जो कि समन्वय विधि इस नाम से जानी जाती है। तो अपने पास विकल्प दे रखे हैं, उनमें से सही जवाब है टीका विधि। जो टीका विधि है उसको समन्वय विधि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना कौशले अस्य सूत्रस्य विशेषण प्रयोगो भवति, विशेष प्रयोगो भवति, यानी कि प्रस्तावना कौशल में इस सूत्र का विशेष प्रयोग होता है। यानी कौन सा ऐसा सूत्र है जिसका प्रस्तावना कौशल में प्रयोग होता है। अपने पास विकल्प है, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, स्थूलाद सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञाताद ज्ञातम प्रति, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो प्रस्तावना कौशल में जो सूत्र है जिसका हम प्रयोग करते हैं विशेष रूप से, वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु असत्य कथनम अस्ति, यानी कि अपने पूछा है असत्य कथन कौन सा है निम्नलिखित विकल्पों में से। तो देखते हैं, पहला अपना विकल्प है, अतिशोभनम इति सकारात्मक मौखिक प्रबलनम अस्ति, यानी कि अतिशोभनम यह सकारात्मक और मौखिक प्रबलन है। तो यह तो सही है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या कौशले अंतिम कथनस्य प्रयोगो अपि कर्तव्य, व्याख्या कौशल में अंतिम कथन का प्रयोग भी करना चाहिए। तो यह भी सही है। अगला अपना विकल्प है, पूरक प्रश्न एवं अन्वेषण प्रधान प्रश्न भवन्ति, यानी कि पूरक प्रश्न ही अन्वेषण प्रश्न होते हैं। देखिए साथियों, ये पूरे जो विकल्प है अपने ए, ब और स, ये तीनों सही है। तो इसको अपने पूछा गया गलत कौन सा, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, यानी विकल्प नंबर अपना द सही हो जाएगा। एसु को अपी न, यानी कोई भी गलत नहीं है, ये सारे विकल्प अपने सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सांविधानिकम शब्दस्य अर्थबोधनाय उपयुक्त विधि अस्ति, यानी कि संवैधानिक एक शब्द है, इस शब्द का अर्थ बोध कराने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। अपने पास विकल्प दे रखे हैं, विश्लेषणम, संश्लेषणम, चित्र प्रदर्शनम और पर्याय कथनम। देखिए, ये जो पद है संवैधानिकम, इस शब्द का अर्थ बोध कराने के लिए जो विधि है अपनी, वह है विश्लेषण। विश्लेषण विधि के द्वारा इस शब्द का अर्थ का बोध कराया जाता है। इस विधि के अंदर होता क्या है कि पद को जो है उसके एक एक अंश को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और एक एक भाग को समझाया जाता है अलग अलग टुकड़ों में बांट करके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, अधिगम इति शब्दस्य अर्थ अस्ति, अधिगम ये जो शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या है। तो अधिगम शब्द का अर्थ होता है व्यवहार परिवर्तनम, यानी कि व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण पाठ्य योजना पदानाम सुव्यवस्थित क्रम अस्ति, यानी कि नाटक शिक्षण पाठ्य योजना के पदों का सुव्यवस्थित क्रम कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है और उसके मतलब क्रम से कौन से उसके जो क्रम है वो आपको बताने हैं। देखिए, अपने पास विकल्प है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथनम, पाठ विकास है, मौन वाचनम, पुनरावर्ती प्रश्न। दूसरा विकल्प है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथनम, पाठ विकास है, पुनरावर्ती प्रश्न और मौन वाचनम। अगला अपने पास विकल्प है, प्रस्तावना, ये तो हो गया। इसके बाद में अगला विकल्प दिया आता है अपने प्रस्तावना, उद्देश्य कथनम, मौन वाचनम, पुनरावर्ती और पाठ विकास है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अपने ब, यानी कि नाटक शिक्षण पाठ्य योजना के पदों का जो सही क्रम है
वो है पहले प्रस्तावना करेंगे, फिर उसके बाद में उद्देश्य कथन, फिर पाठ का विकास और फिर पुनरावर्ती प्रश्न और सबसे अंत में होगा मौन वाचन। ये जो क्रम है वो है नाटक शिक्षण के पाठ योजना का। अपना अगला प्रश्न है बोध प्रश्न क्रियते। बोध प्रश्न किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं बोध प्रश्न? साथियों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, बोध प्रश्न किए जाते हैं, इसका सही जवाब है पाठ के विकास के लिए, पाठस्य विकासा, यानी कि पाठ के विकास के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षणस्य अर्थः अस्ति। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है, क्या है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर स, यानी कि त्रुटि ज्ञानम निराकरणम च। त्रुटि का ज्ञान करना और उसका निराकरण करना ही सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है। विकल्प नंबर अपना स सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है पाठ योजना प्रारूपे हर्बर्टेन मूल रूपे कति सोपाना प्रतिपादिता। यानी कि पाठ योजना प्रारूप में हर्बर्ट के द्वारा मूल रूप में कितने सोपान प्रतिपादित किए गए थे? जो हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना है, उस पंचपदीय पाठ योजना में मूल रूप से हर्बर्ट के द्वारा कितने पद दिए गए थे? तो इसका सही जवाब है चतवारा है, यानी कि 4 पद उसमें मूल रूप से दिए गए थे। अगला प्रश्न है निम्नांकितेषु सुव्यवस्थित क्रम अस्ति। निम्नलिखित में से, यानी कि जो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि थी, उस पंचपदीय विधि के जो पद सोपान है उनका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। सबसे पहले स्पष्टता आता है, फिर संबद्धता, फिर व्यवस्था और विधि। इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, यानी कि क्रेम, CRAM। सी से हो जाएगा अपने क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता, आर से हो जाएगा रिलेटिव यानी कि संबद्धता, ए से हो जाएगा अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था, और एम से हो जाएगा मेथड यानी कि विधि। तो आप क्रेम से भी इसको याद रख सकते हो, CRAM, क्रेम। अगला अपना प्रश्न आता है उद्देश्य कथनम इति पदम केन प्रतिपादितम। उद्देश्य कथन जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो जो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि है, उस पंचपदीय विधि का जो एक पद है स्पष्टता, क्या है? स्पष्टता। उस स्पष्टता को 2 भागों में बांटा था जिलर ने। 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो है प्रस्तावना और दूसरा था प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जो स्पष्टता था उसको 2 भागों में बांटा था, एक तो प्रस्तावना और एक प्रस्तुतिकरण। किसने बांटा था? जिलर ने। और प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण इन दोनों के मध्य एक कथन दिया था, उद्देश्य कथन। क्या दिया था? उद्देश्य कथन दिया था। ये उद्देश्य कथन किसने दिया था? तो ये दिया था रीन ने। किसने दिया था? रीन ने दिया था उद्देश्य कथन। और रीन और जिलर ये दोनों कौन थे? ये दोनों थे हर्बर्ट के शिष्य थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अपना अगला प्रश्न है हर्बर्टस्य व्यवस्था पदम तस्य शिष्य केन नामना प्रतिपादितम। हर्बर्ट की जो व्यवस्था पद है, इस व्यवस्था पद को उसके शिष्यों के द्वारा किस नाम से प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तुतिकरणम। अगला प्रश्न है खोजपूर्ण प्रश्न कथ्यन्ते। खोजपूर्ण प्रश्न कहलाते हैं। खोजपूर्ण प्रश्नों को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, अपने पास विकल्प दे रखे हैं पूरक प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावर्ती प्रश्न और प्रस्तावना प्रश्न। तो खोजपूर्ण प्रश्नों को कहते हैं पूरक प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो पूरक प्रश्न कहलाते हैं। ये प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है शिक्षण व्यवस्थायां सर्वेषां पक्षाणां व्यवहारिक रूपस्य आलेखनमेव पाठ योजना अस्ति। यानी कि शिक्षण व्यवस्था में सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ योजना है। शिक्षण व्यवस्था में सभी पक्षों की व्यवहारिक आलेख ही पाठ योजना है। अस्य कथनस्य प्रतिपादकः। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा I.K. डेविस ने।
I.K. डेविस। विकल्प नंबर ब अपना बिल्कुल सही होगा। अपना अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाणाम उद्देश्यानाम च आलेखनमेव पाठ योजना। शिक्षण क्रियाओं और उद्देश्यों का आलेखन ही पाठ योजना है। अस्य कथनस्य प्रतिपादक है, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बोसिन। ये कथन प्रतिपादित किया था बोसिन। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, विचार विश्लेषणम कस्य पाठ योजनाया सोपानम अस्ति। विचार विश्लेषणम किस पाठ योजना का सोपान है? गद्य पाठ योजना का, पद्य है, नाटक या फिर व्याकरणम? तो इसका सही जवाब होगा गद्य है। जो विचार विश्लेषण प्रश्न है वो गद्य पाठ योजना के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। अपना अगला प्रश्न है, पाठ्यांश अभिसूचनम इत्यस्य आशय है। पाठ्यांश अभिसूचनम, इसका आशय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा उद्देश्यम। जो हम प्रस्तावना कौशल बोलते हैं, प्रस्तावना देते हैं शुरू के अंतर्गत पाठ योजना के अंतर्गत, तो उसके लास्ट में जो अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक, उस प्रश्न के बाद में हम विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछते हैं। अगर वो उत्तर नहीं देते हैं तो फिर वापस हम इसका उत्तर देते हैं और अपने उद्देश्य कथन को कहते हैं कि भाई आज हम इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी को कहते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन का ही दूसरा नाम क्या है? पाठ्यांश अभिसूचनम। उसी को कहते हैं पाठ्यांश अभिसूचनम। अपना अगला प्रश्न है, प्रस्तावना कौशले अधिकतम कति प्रश्न भवितव्य। प्रस्तावना कौशल में अधिकतम कितने प्रश्न होने चाहिए? तो इसका सही जवाब है 5। प्रस्तावना कौशल में 5 प्रश्न होने चाहिए और इसका जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक होना चाहिए, जिसका उत्तर विद्यार्थी खुद दे सकें। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु पद्य पाठ योजनाया पदम न अस्ति। यानी कि निम्नलिखित में से पद्य पाठ योजना का पद कौन सा नहीं है वो बताना। यानी कि पद्य के अंतर्गत आते हैं अपने कविता वगैरह है, तो कविता जो पाठ योजना है उसका पद कौन सा नहीं है निम्न विकल्पों में से। देखिए, आदर्श वाचन भी है, कविता को आदर्श वाचन करता है शिक्षक, अनुकरण वाचन करते हैं विद्यार्थी, और समूह में करते हैं यानी संवेद वाचन करते भी विद्यार्थी करते हैं। तो कविता जो होती है यानी पद्य जो होता है वो इसका मौन वाचन नहीं होता है। कविता का कभी भी हम मौन वाचन नहीं करते हैं। मौन वाचन से उसकी जो रस की अनुभूति है वो अपने को नहीं होती है। रस की और भाव की अनुभूति हम मौन वाचन से नहीं कर सकते हैं। तो पद्य पाठ योजना में मौन वाचन नहीं होता है, तो विकल्प नंबर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली आधारित शिक्षण विधि अस्ति। यानी कि निम्नलिखित में से मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के ऊपर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? श्रुतलेखनम, दृष्टलेखनम, संगति, उद्बोधनम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगति। संगति जो विधि है वो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति के ऊपर आधारित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।